हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डी केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर है इसको डिस्कस करेंगे क्लास 12th में। तो सबसे पहले इसमें इसके बेसिक्स जान लेते हैं। जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो क्या होता है, ठीक है। इसको हम डबल साल्ट से कंपेयर करेंगे या फिर जो आपके अदर साल्ट्स होते हैं उनसे कंपेयर करेंगे। तो आइए देखते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एक ही बात है आपका। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं या कह सकते हैं कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैं वो आपके सॉल्यूशन में अपनी आइडेंटिटी को रिटेन रखते हैं। रिटेन रखने का मतलब है वो बनाए रखते हैं। तो उसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, कंपाउंड्स विच रिटेन देयर आइडेंटिटी इन सॉल्यूशन, यानी कि जब उनको वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है या जब वो डिज़ोल्व किया जाता है, उनका सॉल्यूशन बनाया जाता है, तो वो कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ आयंस का टेस्ट नहीं देते हैं या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ आयंस क्रिएट करते हैं और अपनी आइडेंटिटी को लॉस नहीं करते हैं। तो उनको हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं, जैसे कि दीज कंपाउंड्स डू नॉट गिव देयर ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस व्हेन डिजॉल्व इन वाटर, यानी कि वो सारे आयंस में नहीं ब्रेक होते हैं, कुछ ही आयंस में ब्रेक होते हैं। जैसे यहाँ पर जो एग्जाम्पल है देख सकते हैं, कॉपर सल्फेट CuSO4.4NH3, ये है आपका। जब इसको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ये इस तरह से एक्ट करता है। यहाँ पर एक आयन इस तरह से बनता है जो कि स्क्वायर ब्रैकेट में कंटेन्ड होता है, और दूसरा आपका काउंटर आयन ये बनता है जो बाहर जाता है। तो यहाँ पर जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है उसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कैटायन या कॉम्प्लेक्स आयन, और जो बाहर होता है इसके अलावा जो बनता है उसे सिंपल आयन बोलते हैं। तो ये जो आपका सेकेंड प्रॉपर्टी है, These compounds do not give all their constituent ions, यानी कि देख सकते हैं यहाँ पे ये जो आपका कॉपर था Cu++ एंड SO4-, ये दो इसमें दो आपके आयंस में ये ब्रेक होना चाहिए था, Cu++ एंड SO4-, बट यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर Cu++ बाहर नहीं आया, यहाँ पर केवल SO4-2 आया। Cu++ आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर में ही बंद रह गया। कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है उसको हम अभी आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो नॉलेज के लिए केवल ये ध्यान रखें कि जो आपका Cu++ है वो बाहर नहीं आया, वो आयोनाइज नहीं हुआ, यानी कि ये अपनी एक आइडेंटिटी बना के रखता है सॉल्यूशन में, और वो जो आइडेंटिटी है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स आयन, ठीक है। कॉम्प्लेक्स कैटायन भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स एनायन भी हो सकता है। थर्ड आपका है, इन दीज कंपाउंड्स द इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज ऑफ सम कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस आर लॉस्ट, यानी कि ये जो कंपाउंड्स हैं ये कुछ आयंस का केमिकल टेस्ट नहीं देते हैं, उनकी आइडेंटिटी लॉस हो जाती है। कैसे, जैसे आपका ये एग्जांपल भी बता रहे थे, CuSO4.4NH3, इसको जब डिज़ोल्व करते हैं तो ये एक कॉम्प्लेक्स आयन देता है, एक सिंपल आयन देता है। यहाँ पर Cu++ का टेस्ट ये नहीं देगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो भी आपका है इसका केमिकल टेस्ट नहीं देता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, क्योंकि ये आपका जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है या फिर जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पूरी एंटिटी है ये आयोनाइज नहीं होती है। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर जो Cu++ है उसका टेस्ट नहीं देता है, बट जो आपका SO4-, है सल्फेट, इसमें अगर हम बेरियम क्लोराइड का सोल्यूशन लेते हैं और डालते हैं तो वाइट प्रेसिपिटेट बना लेता है, यानी कि SO4- का जो टेस्ट है वो केमिकल टेस्ट जो है वो दे देता है, बट Cu++ का नहीं देता है। तो यहाँ पर जो थर्ड आपका पॉइंट है, इन दीज कंपाउंड्स द इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज ऑफ सम कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस आर लॉस्ट, यानी कि इसमें कुछ आयंस ऐसे होते हैं जिनका केमिकल टेस्ट ये कंपाउंड्स आपके नहीं देते हैं, जैसे कि इस एग्जाम्पल में Cu++ है। सेकेंड आपका एग्जाम्पल है K3FeCN6, ठीक है। इसको जब हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ये 3K+ एंड FeCN6 ट्रिपल- में ब्रेक हो जाता है। तो यहाँ पर भी देखिए ये जो आपका 3K+ बना है पोटेशियम आयन, इसको बोलते हैं सिंपल एनायन, सिंपल कैटायन, ठीक है। पॉजिटिवली चार्ज है तो कैटायन, नेगेटिवली चार्ज है तो एनायन। और ये जो आपका स्क्वायर ब्रैकेट में बनता है दूसरा आयन, इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स एनायन। तो यहाँ भी जैसे ऊपर इसमें Cu++ एंड SO4- में ब्रेक होना चाहिए था, वैसे ये भी आपका Fe++ एंड Cn- एंड K+ में ब्रेक होना चाहिए, बट इसमें हुआ क्या है, यहाँ पर केवल K+ एंड FeCN6 ट्रिपल- में ब्रेक हुआ है। यहाँ पर Fe++ आपका आयोनाइज नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? सेम रीजन है जो ऊपर हमने भी डिस्कस किया। यहाँ पर ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है
इसमें जो भी आपका लिखा है अंदर ये आयोनाइज नहीं होता है, ठीक है। इस वजह से Fe++ बाहर नहीं आया। जब बाहर नहीं आया कोऑर्डिनेशन स्फीयर के, तो आप इसका केमिकल टेस्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो कंपाउंड है आपका K3FeCN6, ये Fe++ का टेस्ट नहीं देगा, K+ का दे देगा और इस पूरे O लाइन का दे देगा, बट यहाँ पर Fe++ का नहीं देगा, ठीक है। तो ये जो थर्ड पॉइंट है, इन दोनों एग्जाम्पल से आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर मैंने मेंशन भी कर दिया है, इट डज नॉट गिव्स द टेस्ट ऑफ Fe++ आयन, यानी कि जो आपका K3FeCN6 है ये Fe++ का टेस्ट नहीं देता है, और CuSO4.4NH3 जो है ये आपका Cu++ का टेस्ट नहीं देता है। तो ये जो टेस्ट नहीं देने वाला जो नेचर है, इसी को हम कहते हैं कि जो कंपाउंड्स हैं ये अपनी आइडेंटिटी को लूज़ नहीं करते हैं, रिटेन्ड रखते हैं, बना के रखते हैं, इनकी पहचान है। और ये जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होते हैं या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो भी आपके हैं, वो एटलीस्ट कॉम्प्लेक्स आयन तो ज़रूर बनाते हैं, ये इनकी आइडेंटिटी है, पहचान है। इसी से इनको हम पहचानते हैं या कहते हैं कि ये आपका कोऑर्डिनेशन या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। तो इसको नोट कर लीजिए फटाफट। अब हम जानेंगे कुछ ऐसे टर्म्स जो हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो एक एक करके जानेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला जो टर्म है वो आपका है सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। सेंट्रल मेटल एटम वो होता है जो लिगैंड्स के द्वारा कोऑर्डिनेटेड होता है, ठीक है। अभी एक एग्जांपल लेके इसको हम समझाएंगे। सेंट्रल मेटल एटम का मतलब है जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर स्पीशीज लिखी होती है, उसमें कुछ आपके लिगैंड्स होते हैं और एक आपका मेटल एटम होता है। तो वो जो आपका मेटल एटम है वो बिल्कुल बीच में रहता है। जो आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसमें लिगैंड्स उस मेटल को कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के थ्रू बाइंड करते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जांपल लेकर इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, और इसको डिफाइन करना चाहें तो लिख सकते हैं, एटम विच कोऑर्डिनेटेड बाय लिगैंड्स इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज नोन एज सेंट्रल मेटल एटम। देखिए जैसे एग्जांपल अगर हम लें, K4FeCN6 है, ठीक है। K4FeCN6 पोटेशियम फेरोसाइनाइड। इसको अगर हम कंसीडर करें तो यहाँ पर ये जो दो पार्ट्स आपके बनेंगे, एक आपका बनेगा FeCN6 4- प्लस 4K+। तो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये CN आपके क्या है, लिगैंड्स हैं, ठीक है। ये आपका काउंटर आयन है। ये जो आपका Fe है, ठीक है, Fe यहाँ पर जो है ये बीच में आएगा क्योंकि मेटल है और एटम भी है। तो यहाँ पर Cn जो लिगैंड्स हैं, 6 Cn लिगैंड्स Fe को क्या करेंगे, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के थ्रू बाइंड करते। तो यहाँ पर Fe जो है ये क्या है, ये आपका सेंट्रल मेटल एटम है। तो जब भी सेंट्रल मेटल एटम की बात की जाती है तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो मेटल होता है उसकी बात की जाती है, जैसे कि यहाँ पर Fe है, सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल होंगे जहाँ आपको केवल कोऑर्डिनेशन स्फीयर को देखना है और उसमें जो आपका मेटल एटम है वही आपका सेंट्रल मेटल एटम होता है। तो एक तो आपका ये टर्म है जो यूज़ होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। दूसरा ये टर्म है आपका कोऑर्डिनेशन एंड आयनिक स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड आयनिक स्फीयर। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर अभी हम जैसे बात कर रहे थे, जो पार्ट आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोला जाता है। और जो पार्ट आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होता है, यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट के इधर लेफ्ट एंड राइट, यानी कि आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट, वो आपका आयनिक स्फीयर बोला जाता है। तो यहाँ पर इसको डिफाइन कर सकते हैं इस तरह से, द पार्ट ऑफ कंपाउंड रिटेन इन स्क्वायर ब्रैकेट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है। और जो उसके बाहर होगा, द पार्ट ऑफ कंपाउंड रिटेन आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट इज नोन एज आयनिक स्फीयर। इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपको ऊपर ये दिया था K4FeCN6। दूसरा एग्जांपल लेते हैं CuNH3 Cl3, ठीक है। NH3 जो है उसका यहाँ पर 6 है। इसको अगर वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये दो आयंस में ब्रेक होगा। कौन कौन से, एक तो आपका बनाएगा CO
NH3 का होल 6, ठीक है, -3+ और आपका ये बनाएगा 3Cl-। तो ये जो कंपाउंड है इसमें देखिए दो पार्ट्स में ब्रेक हुआ है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है वो एक आयन बनाया हुआ है और दूसरा ये आयन है। तो यहाँ पर ये जो पार्ट है आपका, इसको बोलते हैं आयनिक स्फीयर, ठीक है, क्योंकि ये बाहर है। और ये जो पार्ट है आपका, इसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। जैसे कि ये वाला था, इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो Fe(6) लिखा है ये आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, और जो बाहर होता है ये आपका आयनिक स्फीयर है। एक चीज़ और क्लियर कर दें, जरूरी नहीं है कि जो आपका स्क्वायर ब्रैकेट है उसके राइट में ही आयनिक स्फीयर हो, ठीक है, इसके लेफ्ट में भी हो सकता है। और यहाँ पर एक चीज़ ये क्लियर कर दें कि जो आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर या फिर आयनिक स्फीयर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के राइट में होता है, वो जो राइट वाला पार्ट है वो हमेशा नेगेटिवली चार्ज होता है। जैसे कि यहाँ पर Cl- बना है, ठीक है, तो यहाँ पर जो आयनिक स्फीयर होगा वो हमेशा एनायन वाला होगा, और जो यहाँ पर होगा इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के पहले जो होगा लेफ्ट में, यानी कि जैसे K4 है, ये हमेशा कैटायन जनरेट करता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये लिखा होगा यहाँ पे 4K+, ठीक है, ये माइनस नहीं हो सकता। कैटायनिक पार्ट इधर होता है, एनायनिक पार्ट इधर होता है, और बीच में आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है। यानी कि जो आपके आयनिक स्फीयर हैं उसमें दो बातें हो सकती हैं, आयनिक स्फीयर विद कैटायन, आयनिक स्फीयर विद एनायन। तो ये जो आपका कंपाउंड है इसमें आयनिक स्फीयर विद एनायन है, और ये जो आपका कंपाउंड है ये आयनिक स्फीयर विद कैटायन है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड आयनिक स्फीयर, ध्यान रखिएगा। जब भी हम आगे इस चैप्टर में कोऑर्डिनेशन स्फीयर आयनिक स्फीयर की बात करेंगे तो मेरा मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर का मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के इनक्लोज्ड जो भी आपका पार्ट है वो, ठीक है, आयनिक स्फीयर का मतलब उसके बाहर जो भी लिखा है उससे होगा। नेक्स्ट आपका जो थर्ड पॉइंट है, लिगैंड्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। लिगैंड्स जो होते हैं वो ऐसे न्यूट्रल या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल या फिर आपके आयंस होते हैं जिनमें एटलीस्ट 1 एटम आपका इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है, ठीक है, डोनर एटम्स होते हैं। यहाँ पे लिखा भी है द न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और आयंस विच हैव 1 or more डोनर एटम्स, ठीक है, जिसमें एक या फिर एक से ज़्यादा डोनर एटम्स होते हैं। डोनर एटम्स का मतलब है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर एटम्स, यानी कि जिनमें इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी हो, आर कॉल्ड लिगैंड्स। ऐसे स्पीसीज़ को हम लिगैंड बोलते हैं। लिगैंड आपके एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, या फिर आपके आयंस भी हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें एग्जांपल्स में। जैसे आपका ये वाटर है, वाटर में देखिए ऑक्सीजन जो है आपका, इस पे 2 लोन पेयर हैं, तो ये आपके दोनों लोन पेयर डोनेट कर सकता है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो डोनर एटम है। तो H2O आपका क्या हो जाएगा, लिगैंड हो जाएगा, क्योंकि इसके पास में ऑक्सीजन एज डोनर है। नेक्स्ट आपका है NH3, इसमें नाइट्रोजन एटम पर 1 लोन पेयर है, यानी कि यहाँ पर NH3 में नाइट्रोजन एटम आपका इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, तो ये आपका NH3 लिगैंड हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है CH3NH2, यहाँ पर भी देख सकते हैं जो नाइट्रोजन है उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो जब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकता है तो यहाँ पर ये जो नाइट्रोजन एटम है ये आपका इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर एटम है। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर एटम है तो ये आपका होल जो आपका मॉलिक्यूल है ये आपका हो जाएगा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर या फिर लिगैंड्स। तो ये चीज़ आपकी है। एक आयन का भी ले लेते हैं, जैसे आपका F- है, फ्लोराइड आयन, ठीक है, इसके पास में 3 लोन पेयर होते हैं। तो हालांकि ये सिंगल एटम ही है बट ये डोनर एटम है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपका कोई लिगैंड ऐसा हो जिसमें ग्रुप ऑफ एटम हो, कहने का मतलब एक से ज़्यादा एटम हो। कुछ आपके ऐसे भी लिगैंड हैं जो सिंगल एटम के होते हैं, ठीक है, और वही आपके खुद डोनर एटम की तरह वर्क करते हैं। तो ये आपका थर्ड था, नोट कर लीजिए। इसके बाद में अभी कुछ और भी इसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनको हम जानेंगे। नेक्स्ट है आपका ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम, ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम जिसकी भी हम चर्चा कर चुके हैं, डिस्कशन कर चुके हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर जो है सेंट्रल मेटल एटम का ही निकाला जाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, क्योंकि वो आपका डी ब्लॉक एलिमेंट होता है, और डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएशन में होती है, वेरिएबल होती है। तो आइए इसमें समझते हैं इसको।
द नंबर ऑफ चार्जेस प्रेजेंट ऑन द सेंट्रल मेटल एटम, जो आपका और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसमें जो सेंट्रल मेटल एटम पर जो चार्जेस होते हैं उसी को ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम बोलते हैं, सेंट्रल मेटल एटम बोलते हैं। तो एक एग्जांपल के थ्रू इसको करते हैं। जैसे आपका एग्जांपल है K4 FeCN6, ठीक है। इसमें जो Fe है ये आपका कोऑर्डिनेशन सेंट्रल मेटल एटम है। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको हम अपनी तरफ से x मान लेते हैं। जैसे मान लिया इसमें लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe इज इक्वल टू x। फिर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर सबसे पहले यहाँ पे K4 है तो 4 इंटू यहाँ हो जाएगा 4 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम +1 प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe x माना है हमने तो इसको x लिख लेंगे, प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cn जो होता है Cn नेगेटिव यानी कि ये जो आपका है माइनस, तो यहाँ पर Cn जो है साइनाइड की ऑक्सीडेशन नंबर -1 रखी जाएगी। तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे CN6 लिखा हुआ है तो यहाँ हो जाएगा 6 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cn इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है। तो ये आपका हो गया। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा +4, ठीक है। +4 -6 कितना बचेगा, माइनस का 2 बचेगा। तो यहाँ से x इज इक्वल टू +2 आया, यानी कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट है Fe की वो यहाँ पर +2 है, ठीक है। यहाँ पर जो Fe है वो आपका Fe डबल प्लस फॉर्म में है, ठीक है। आपका Fe जो है 2+ फॉर्म में है। तो ये जो चार्ज होता है इसी को ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं सेंट्रल एटम का। नेक्स्ट आपका पॉइंट है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो दो टर्म्स का प्रोडक्ट होता है। एक होता है नंबर ऑफ लिगेंड एंड डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड। डेंटिसिटी जो होती है नंबर ऑफ डोनर एटम्स होता है, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स होता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल अगर हम लें FeCN6 है, जैसे K4 FeCN6, ठीक है। Cn की जो डेंटिसिटी है वो 1 होती है। यहाँ पर डेंटिसिटी, क्योंकि लिगैंड जो है आपका वो Cn है, ठीक है, ऑफ Cn इज इक्वल टू 1। नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं, नंबर ऑफ लिगेंड्स आपके हैं 6। तो इन दोनों को जब हम इसमें सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 इंटू 6 यानी कि 6, ठीक है। ये आपका आ जाएगा। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर इस कंपाउंड में 6 आ जाएगी। किसकी है कोऑर्डिनेशन नंबर, Fe की। नंबर ऑफ लिगेंड्स इनटू डेंटिसिटी, यहाँ पर डेंटिसिटी 1 है क्योंकि इसमें केवल एक ही कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है एक लिगेंड से। नेक्स्ट आपका है डेंटिसिटी। डेंटिसिटी जैसा कि ऊपर बता चुके हैं, जो डेंटिसिटी है वो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय अ लिगेंड इन ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये आपका होता है कितने बॉन्ड्स वो कोऑर्डिनेशन क्रिएट कर सकता है, उसी को उसकी डेंटिसिटी बोलते हैं। तो यहाँ पर जैसे ये जो आपका Cn है, या फिर कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपका NH3 है, ठीक है। NH3 में ये आपका क्या है, केवल एक ही कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक ही लोन पेयर है, ठीक है। ये डोनेट कर देगा किसी मेटल एटम को और वहाँ पर एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। जैसे आपका अगर हम ये माने कि ये जो है आपका ये किसी मेटल को ऐसे डोनेट करके बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है। तो ये इसकी जो डेंटिसिटी है वो कितनी हो जाएगी, इसकी डेंटिसिटी हो जाएगी 1, क्योंकि एक बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। ऐसे ही दूसरा कोई एग्जांपल लें, जैसे आपका CH2। यहाँ पर अगर हम इसको ऐसे दिखा दें NH2 NH2, तो यहाँ पर देख सकते हैं, इसको यहाँ ऊपर हम नीचे दिखाई दे रहे हैं,
यहाँ पर एक लोन पेयर दोनों में है, ठीक है। तो ये दोनों क्या करेंगे, किसी एक मेटल को कोऑर्डिनेट कर सकते हैं और इसमें नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हो जाएंगे, कोऑर्डिनेशन 2 हो जाएंगे, ठीक है। तो जो ये आपका लिगैंड है इसकी डेंसिटी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यहाँ पर लिख सकते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू 2। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है एक लिगैंड उतनी ही उसकी डेंसिटी होती है। तो इसको नोट कर लीजिए। और अभी और भी इसमें कुछ टर्म्स हैं, होमोलैप्टिक, हेट्रोलैप्टिक, ठीक है। उसको हम नेक्स्ट अभी हम फटाफट डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए इसको नोट कर लीजिए। अब हम जानेंगे कि होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस एंड हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, क्योंकि ये भी आपके टर्म्स हैं जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में यूज होते हैं। तो इसमें जो आपका 7 टर्म है होमोलैप्टिक, होमोलैप्टिक में जो आपका होमो वर्ड है, होमो वर्ड से इसको समझेंगे याद रखने के लिए। होमो मीन्स होता है सेम, ठीक है। तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिसमें केवल एक ही टाइप के लिगैंड्स होते हों, ठीक है, मतलब ओनली वन काइंड ऑफ लिगैंड्स हों, ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को हम होमोलैप्टिक बोलते हैं। तो इसको इस तरह से हम डिफाइन भी कर सकते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स विच हैव ओनली वन काइंड ऑफ लिगैंड्स इन देयर कोऑर्डिनेशन स्फीयर, यानी कि जो उनका कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसमें केवल एक ही टाइप के लिगैंड्स हों। जैसे मान लिया आपका CN है तो सारे आपके CN ही हैं, साइनाइड ही हैं। जैसे H2O है तो केवल आपके H2O ही हैं। तो ऐसे जितने भी आपके कंपाउंड हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैं, सभी को हम होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस बोलते हैं। होमो मीन्स होता है सेम, इसका मतलब हुआ कि इसमें केवल एक ही टाइप के लिगैंड्स होते हैं। जैसे आपके एग्जांपल अगर हम लें यहाँ पे, जैसे आपका FeCN6 है, K4 FeCN6 है, ठीक है। इसमें देख सकते हैं ये जो आपके CN है, जो आपका ये सर्कुलर ब्रैकेट है, इसके अंदर जो भी स्पीसीज लिखी होती है वो आपकी लिगैंड होती है, ठीक है। तो यहाँ पर कितने लिगैंड है, 6 लिगैंड है, और 6 जो भी हैं आपके ये केवल एक ही टाइप के हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इट कंटेन ओनली CN-, ठीक है, लिगैंड। तो ये क्या हो जाएगा, होमोलैप्टिक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर केवल CN ही लिगैंड्स हैं, सारे 6 हैं जो भी हैं वो एक ही टाइप के लिगैंड हैं। ऐसे दूसरा एग्जांपल लें अगर हम, CuNH3 तो यहाँ भी देखिए ये जो आपका सर्कुलर ब्रैकेट है, छोटा ब्रैकेट लगा है, इसमें NH3 लिखा है, ये आपका लिगैंड है। कितने NH4 NH3 हैं, 4 हैं, क्योंकि NH3 का होल 4 लिखा है। तो यहाँ पर केवल आपके NH3 ही हैं सारे लिगैंड्स, उसके अलावा कोई लिगैंड नहीं है। तो यहाँ लिख सकते हैं इट कंटेन ओनली NH3 लिगैंड, ठीक है, एक ही टाइप का लिगैंड है इसमें, वो क्या है आपका NH3 लिगैंड, ठीक है, एक ही टाइप का है, 4 हैं बट एक ही टाइप का है। तो ये दोनों आपके होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस बोले जाएंगे। अब नेक्स्ट आपका पॉइंट है हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। तो जैसा कि हमने होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस में आपको एक्सप्लेन किया है, वैसे ही बिल्कुल ये भी है। होमो मीन्स जहाँ पे सेम होता था, यहाँ पर हेट्रो मीन्स हो जाएगा डिफरेंट। तो ऐसे आपके कॉम्प्लेक्सेस या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिनमें जो 2 या 2 से ज़्यादा डिफरेंट टाइप ऑफ लिगैंड्स रखते हों अपने कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, उनको हम हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस बोलते हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल में देख सकते हैं, जैसे आपका देखिए, जैसे एग्जांपल है कोबाल्ट NH3 5 और दूसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड 3, बाहर है आपका Cl। तो यहाँ पर देखिए जो आपके छोटे ब्रैकेट बने हैं, एक तो आपका ये बना हुआ है, इसमें NH3 है, ठीक है, एक टाइप का ये लिगैंड हो गया। दूसरा ये ब्रैकेट बना है, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड लिगैंड है। तो 2 आपके लिगैंड है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इट हैव 2 लिगैंड्स
डिफरेंट लिगेंड्स कौन कौन से हैं, एक आपका NH3 है और एक आपका कार्बोनिल है, ठीक है। तो एक ये लिगेंड है, एक ये लिगेंड है, यहाँ पर दो डिफरेंट लिगेंड हो गए तो इसको बोलेंगे हेट्रोलेप्टिक। ऐसे और भी एग्जांपल यहाँ पे ले सकते हैं, जैसे आपका है क्रोमियम Cr, यहाँ पर H2O, उसके बाद में है 4NCl2, ठीक है। आगे है आपका Cl। तो यहाँ भी देख सकते हैं, ये जो आपका सर्कुलर ब्रैकेट है इसमें H2O लिखा हुआ है, एक तो ये एक टाइप का ये लिगेंड हो गया और एक आपका ये Cl लिखा हुआ है। तो यहाँ भी आपका दो लिगेंड है, यहाँ पे लिख सकते हैं इट हैव, यहाँ पर हैज़ कर लीजिएगा, इट हैज़ 2 डिफरेंट लिगेंड्स, जिसमें आपका एक है वाटर H2O, ठीक है, और दूसरा क्या है Cl, ठीक है। ये आपका Cl है, ये H2O है, देख सकते हैं यहाँ पे ये H2O है, ये Cl है। तो इतने टर्म्स हैं जो आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में यूज़ करते हैं, इनको नोट कर लीजिए और ये आपको हर जगह मिलने वाले हैं।